आवाज आ रही है राहुल भाई आपको? जी 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 भैया, आ रही है। एक मिनट में आपका बस लूंगा। जी। सीताकांत जी, आप हैं सत्र में? सीताकांत जी फ्रॉम इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। सीताकांत जी, आर यू देयर? एक सेकंड। बस एक मिनट रुक के हम लोग बस स्टार्ट जी करेंगे। जी आराम से। हेलो। सीताकांत जी, आर यू देयर इन द स्टेशन? मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी सर, सीताकांत जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हमारे साथ सीताकांत जी जुड़े हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए यदि संभव हो तो। अ, हमारे साथ आज बहुत ही विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आदरणीय राजीव पाठक जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनके असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी के नाते आपने काम किया है। और कई सारे आपके परिचय हैं, और सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के साथ सेवा उनको दिया है, उनके साथ कार्य किया है, तो बहुत अनुभव है। और भैया मैं आपको बताऊं कि आपके दूसरी तरफ जो ऑडियंस यहाँ पे है, ये भारत के तमाम प्रांतों से यहाँ पे छात्र और छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यूजीसी नेट होता है। तो यूजीसी नेट के विषय को लेकर के हम लोग हर दिन यहाँ बैठते हैं, और विगत 5 वर्षों से ये कक्षा चल रही है। तो करीब काफी सैकड़ों की संख्या में छात्र जुड़ते हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। और सभी लोग यहाँ यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन, पीएचडी, इन विषयों को लेकर के जुड़ते हैं, और हर दिन हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। हफ्ते में एक दिन हमारा ऐसा होता है जब आपके जैसे कोई विशिष्ट मेहमान आकर के हमारी शोभा बढ़ाते हैं, हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं, और बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं। आपका शेड्यूल बहुत व्यस्ततम रहता है, बहुत बिजी रहता है। व्यक्तिगत इस चीज की जानकारी मुझे है, बावजूद इसके आपने समय हमें दिया है, हम सभी को समय दिया है, इसके लिए बहुत आपका मैं आभारी हूँ। आपका बहुत, मैं अपने इस डायनेमिक प्रोफेसर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आपके स्वागत में हमारे साथ सीताकांत जी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से हैं, साथ ही संस्कृत भारती से भी जुड़े हैं। तो वैदिक मंगलाचरण करेंगे आपके स्वागत में, उसके पश्चात हम लोग अपने सत्र को आरंभ करेंगे। सीताकांत जी, आप शुरू कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सदाशिव समारभ्यां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरिताश उद्भिदाः देवानो यथा सद्विद्रिते अशन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः श्रुमितिर्ऋजूयतां देवानगुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानगुं शख्यमुपषेदिमव्ययम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदा भूमये वयं भगं मित्रमादित्यं दक्षमस्त्रिधम् अयमलं वरुणम्
सरस्वती नः शुभगा मयस्करद्योः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति सर्वगुं शान्तिः सामा यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्नः कुरु प्रजाभ्यो अपशुभयः शुभवतु सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुनः नमः। धन्यवादः। बहुत आभार सीताकांत जी, हमारे साथ भैया जुड़े हैं और आपके स्वागत के लिए विशेष ये आए हैं। संस्कृत भारती से भी जुड़े हुए हैं और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी के नाते हमारे साथ हैं। अब हम अपने सत्र को आरंभ करते हैं। भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जितने भी छात्र जुड़े हैं, आपसे मिलने के लिए आपसे बातचीत करने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक थे। और कल की जब हमारी कक्षा चल रही थी तो कल ही मैंने इस चीज को लेकर के सूचित किया था कि आप हमारे सत्र में आएंगे, तो सभी बड़े एक्साइटेड थे कि किस तरह की बातें हैं और देश विदेश, देश दुनिया के बारे में, संविधान के बारे में या उच्च शिक्षा के बारे में कई तरह की बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा भैया कि क्योंकि आप राष्ट्रपति के साथ भी रहे हैं, तो एक बार तो वो थोड़ा अनुभव बताएं कि किस प्रकार का अनुभव रहता है, क्या कार्य पद्धति रहती है और किस तरीके से पूरी व्यवस्था चलती है। उसके पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और महिलाओं का क्या स्कोप है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, और विशेष रूप से डायनेमिक प्रोफेसर्स इस क्लब में कह सकता हूँ, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इस तरह का जो अध्ययन का समूह है, स्टडी ग्रुप है, वो बहुत कम एक्टिवली चल पाता है। लोग 2, 4, 5, 10 बार प्रयास करते हैं और बंद हो जाता है। आप जैसा मुझे बता रहे थे कि लंबे समय से ये चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जो पहले जुड़े होंगे, उनकी जॉब लग गई होगी, वो निकल भी गए होंगे, मैं मानता हूँ, नए और जुड़ भी रहे होंगे। तो ये तो वास्तव में मैं कहूँगा प्रचार प्रसार हो तो इसमें हजारों बच्चे जुड़ने लग जाएंगे शायद पूरे देश से। इसकी जानकारी मुझे भी जब आपने दी, डॉक्टर राहुल जी ने दी, तो मैंने कहा मैं अवश्य जुड़ूंगा। और मैं अपनी बात रखूं उससे पहले धन्यवाद कर रहा हूं सीताकांत जी का, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में जो अध्ययन है, शिक्षा लेना है, वो सिर्फ भविष्य के रोजगार के लिए या जीवन यापन के लिए नहीं है। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य कहिए, वो रहा है भारत में कि इंसान स्वयं को समझ जाए अंतिम क्षण तक, जिसको विद्वानों ने मोक्ष शब्द कहा। और उसका प्रारंभ इतने अच्छे मंगलाचरण से, वेद मंत्र से सीताकांत जी ने कर दिया है, तो उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग आप जुड़े हुए हैं उनको मैं एक लाइन में बता दूं कि हो सकता है मुझसे आप सभी बहुत सारे विषयों में पारंगत होंगे, बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे होंगे। मैं बहुत ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन डॉक्टर राहुल जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से मैं अपना कुछ अनुभव बताऊंगा। और आज के लिए जो मुझे एक विषय दिया गया था, भारत का संविधान, युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उस पे भी थोड़ी बहुत बातें मैं रखने की कोशिश करता हूं। हम सब देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, देवताओं के जो प्रेरणा स्रोत रहे उनके बारे में पढ़ते हैं। और सीताकांत जी तो संस्कृत के विद्वान हैं, तो मेरी बात को समझ पाएंगे और बेहतर। और भी बहुत सारे इसमें हो सकता है शोधार्थी होंगे जो संस्कृत के नजदीक होंगे। लेकिन दैत्यों के जो गुरु रहे शुक्राचार्य, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसको शुक्र नीति बोलते हैं। चाणक्य नीति वगैरह तो हम लोग पढ़ते हैं, शुक्र नीति जल्दी पढ़ते नहीं है। लेकिन शुक्र नीति का एक श्लोक है और वो मुझे तो बहुत प्रिय है। श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम वनौषधः अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इतना सुंदर श्लोक है कि किसी भी विद्यार्थी को मैं मानता हूं कि अपने स्टडी रूम में, अपने टेबल के आसपास जरूर इसको प्रिंट करके लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए?
क्योंकि उस श्लोक का पहला शब्द है मंत्रम अक्षरम नास्ति। दुनिया के किसी भी लैंग्वेज का कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसके संयोजन से अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन सकता। और दुनिया के किसी भी कंदमूल, फल, जड़, पुष्प ऐसा नहीं है जिसका औषधीय उपयोग ना हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम वनौषध अयोग्य पुरुषो नास्ति। पुरुष शब्द यूज हुआ है इंसान के लिए, जो भी जन्म ले लिया इंसान पृथ्वी पर वह अयोग्य नहीं है। लेकिन सबसे दुर्लभ क्या है, तो अंतिम जो इस श्लोक का कह लीजिए भाग है, उसमें कहा गया कि सबसे दुर्लभ है इन सब चीजों की योजना करने वाला, मैनेजर, मैनेजमेंट करने वाला। मान लीजिए आप ऐसे देश में एक कल्पना हम कर रहे हैं कि आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं और आपको पैराशूट लैंडिंग करना पड़े और अकेले करना पड़े, और ऐसे कंट्री में आप उतर जाए जहां हिंदी भी कोई नहीं जान रहा है, इंग्लिश भी नहीं जान रहा है, जो भाषाएं आप जानते वो नहीं जानने वाला है। तो आपके लिए तो वहां का सब कुछ अनुपयोगी हो जाता है थोड़े ही समय के लिए। ऐसे ही जीवन में जो जो चीज हम सीख लेते हैं उसको हम उपयोगी कहते हैं, बाकी सभी चीजें हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती हैं। लेकिन वास्तव में है इसका उल्टा। उल्टा इसलिए कह रहा हूं कि जो चीजें आप नहीं जान पाए, हो सकता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। और इसीलिए कई बार जिन चीजों को हम जान लेते हैं वो हमारा कैरियर नहीं बनता है। इसका उदाहरण बहुत एक दो उदाहरण देता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है और आप लोग भी जानते हैं अच्छे से। हरिवंश राय बच्चन जी ने पूरी जिंदगी इंग्लिश पढ़ा और पढ़ाया, मतलब कैरियर के कह लीजिए शीर्ष तक जाने में उन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई की, इंग्लिश के टीचर रहे, इंग्लिश ही पढ़ाया। लेकिन किसी भी सामान्य आदमी को आप झटके से पूछेंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन, तो आपको बताएगा हरिवंश राय बच्चन हिंदी के कवि। तो उनके जिंदगी में हिंदी उनका परिचय बना, अंग्रेजी उनका परिचय नहीं बन पाया। डॉक्टर कलाम पूरी जिंदगी मिसाइल टेक्नोलॉजी और फिजिक्स, मैथ्स इसकी पढ़ाई करते रहे। उनको हम जानते मिसाइल मैन हैं, लेकिन उनके जिंदगी में जो असली पड़ाव आया कह लीजिए वो दो चीजों का आया। उनकी कई पुस्तकें मैंने भी पढ़ी है, आप में से कई लोग पढ़े होंगे। तो वो अपने आप को अंत में बताते हैं कि मैं आध्यात्म के कारण मानता हूं कि मेरा जिंदगी सफल हुआ। और दूसरा, पब्लिक लाइफ में देखेंगे तो जब भारत के राष्ट्रपति बने, वैसे दुनिया जानती थी उनको, लेकिन और भी जानने लग गई। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका नॉलेज, इस पद पे जब वो आए राष्ट्रपति के पद पे, तो और भी व्यापकता से हम सबके सामने आए। ये भूमिका मैंने इसलिए बताई कि आप सब में से बहुतों लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, हमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, ग्रेजुएशन तक ही नहीं, पीएचडी करने के बाद तक। कई बार तो मैं कह सकता हूं कि पढ़ाने वाले शिक्षकों को कंफ्यूजन रहता है कि जो हमारा कैरियर है वो जो मैंने पढ़ाई की है वही अंत तक यदि फॉलो हो तो ही मैं सक्सेस हूं, या वही अंतिम सत्य है। लेकिन हकीकत ये है कि अंतिम सत्य वो नहीं है। जिस दिन ये आप फ्लेक्सिबल हो गए, उस दिन से आप जो रियल अचीवमेंट कह लीजिए लाइफ की है वो देखना शुरू करते हैं, वो पाना शुरू करते हैं। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण जो डॉक्टर राहुल जी ने कहा, व्यक्तिगत अनुभव की कुछ चीजें मैं बताऊं तो पूरे देश में भी लगभग 3 मंत्रालय में जब मैं था तो मंत्रालय में घूमते हुए, और पूरी दुनिया में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ घूमते हुए, मैंने देखा कि जितने भी वर्तमान में भी सक्सेसफुल लोग हैं वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसी फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की हो, जरूरी नहीं है कि उनका जो सबसे मानवता के लिए सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है वो उसी पढ़ाई के कारण संभव हुआ हो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सब्जेक्ट का हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें रुचि ना रखी जाए, या उसकी अंतिम डिग्री ना ली जाए, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अपेयर ना हो। मेरा कहने का ये भी तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कहने का कि अपने आप को
जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो कहती है हमसे, आप अपने आप को थोड़ा सा स्वतंत्र रहने दीजिए। अपने आप को मतलब अपने मस्तिष्क को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं पीजी किया मास कम्युनिकेशन से। मुझे बिल्कुल ग्रेजुएशन के तुरंत बाद लगा कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट मीडिया है, मैं मीडिया में अच्छा कर सकता। और पीजी मीडिया में करते ही मन लग गया सोशल वर्क में। तो मैं कई वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट, आप लोग जानते होंगे, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, यहाँ घूमता रहा, लंबे समय तक सोशल वर्क करता रहा। और वो सोशल वर्क खत्म हुआ, पीएचडी अभी भी मेरी चल रही है, अभी सबमिट होने वाली है। पीएचडी में नेशनल सिक्योरिटी में कर रहा हूँ, जिसको डिफेंस स्टडीज भी कहते हैं आप। तो कोई जरूरी नहीं है, और अक्सर ये पेरेंट्स के कारण दबाव बनता है, क्योंकि मैं शायद आप लोगों के उम्र से, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं, वो नहीं हुआ है मेरा। मैं थोड़े ही साल बड़ा हूं, तो मैं ये सारी बातें कह रहा हूं कि हम पेरेंट्स के दबाव में, या कई बार खुद के दबाव में, जो आसपास का माहौल होता है उसके दबाव में, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप बस, मैंने यदि पोल साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो एक ही ऑप्शन है कि मास्टर्स मुझे पोल साइंस में करना है, और फिर एक ही ऑप्शन है कि मुझे नेट क्लियर करना है, और फिर एक ही ऑप्शन है कि मुझे टीचिंग करनी है। ऐसा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, उसके बाद तो यदि आप में से कोई बहुत गहराई से उसको पढ़ने की कोशिश करे, पढ़ा भी होगा आप में से कई लोगों ने, तो उसमें तो वो सारी चीजें बाउंड्री खत्म कर दी गई है। मतलब आप संस्कृत में स्कॉलर हैं, संस्कृत में आपने यूजीसी नेट किया है, लेकिन यदि संस्कृत के उस स्कॉलर का रुचि और प्रैक्टिकल काम एस्ट्रोनॉमी में है, तो उनको फ्यूचर में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। मतलब ये फ्रीडम मिलने जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये अभी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आपको, एस्ट्रोनॉमी प्योर फिजिक्स का सब्जेक्ट था, लिंक था संस्कृत से भी उसका थोड़ा बहुत। ये बदलाव जो है वो अगले 10 साल में और भी ज्यादा आप सबको, हम सबको देखने को मिलेगा। अब जो असली बात है कि आप सब में से अधिकांश लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के हिसाब से तो ये अपनी बातें नहीं रख रहा हूं। लेकिन कई बार जब हम किताब पढ़ते हैं, कोई नोट्स पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, उसमें जो हम पढ़ रहे होते हैं और जो वास्तविकता है, उसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत डिफरेंस है। मुझे सौभाग्य से बहुत कम उम्र में, कह लीजिए छोटी उम्र में, 25 साल की उम्र में भारत सरकार ज्वाइन करने का मौका मिला। और हाँ, ये मैं बताता चलूं कि मैं एक भी एग्जाम नहीं दिया था। मैं विदाउट किसी एग्जाम से भारत सरकार के उस सर्विस में गया। वो एक अलग विषय है, वो किसी दिन अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग, उस पर तो अभी बात नहीं कर सकता। ऐसा भी ऑप्शन है, ये दिमाग में आप रखिए कि जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ही आप सर्विस ले पाएंगे। उसके बाद देश के सब सर्वोच्च ऑफिस में भी जब मैं काम करा, पीछे 5 साल तक किया माननीय राष्ट्रपति जी के एडिशनल पीएस के रूप में, तो वहां भी मैं बता रहा हूं कि जब आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करके कई लोग आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है साल, 2 साल, 3 साल, और फिर उसके बाद भी वो उस काम के लिए, जिस काम के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत कैपेबल हैं। उसका रीजन ये है कि हम सब्जेक्ट फोकस करने के चक्कर में, जो हमारी इकोलॉजी है, सोशल इकोलॉजी की बात कर रहा हूं, उसमें कमी रह जाती है, वो हम कम फोकस कर पाते हैं। और इसीलिए जो आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए एक विद्यार्थी के नाते, क्योंकि आप वही विद्यार्थी भविष्य में, आप शिक्षक होने जा रहे हैं, आप साइंटिस्ट होने जा रहे हैं, आप हो सकता है लीडर होने जा रहे हैं, तो वहां पे गैप आता है। एक गैप क्या आता है, यदि आपके सामने, आप में से बहुत सारे लोग, मैं एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है ज्योग्राफी से अभी वो नेट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप कई बार ये बिल्कुल ही उस सब्जेक्ट में इतने डूब जाते हैं कि आपको ये लगता है कि ये सब्जेक्ट से हमारे घर की जो ज्योग्राफी है उसका क्या लेना देना। तो इसी समय पे इसी सब्जेक्ट का
बहुत छोटा सा पार्ट जो अब तो व्यापक हो गया कैरियर के हिसाब से, वो वास्तुशास्त्र भी था। अभी बहुत यूनिक 2-3 साल पहले मुझे डॉक्टर राहुल जी कह रहे थे कि जॉब प्रोस्पेक्टिव से भी बात करनी है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैरियर क्या है। अभी हाल फिलहाल में ही अहमदाबाद में गुजरात की एक यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स लॉन्च किया, टेम्पल मैनेजमेंट। आप सर्च करेंगे यदि तो आप भी देख पाएंगे नेट पे। अब टेम्पल मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन जो मांगा है वो जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ज्योग्राफी में हो, फिजिक्स में हो या इसी सब्जेक्ट में हो, उसमें ह्यूमैनिटीज वाले कोई भी अपियर हो सकते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा जान के, टेम्पल मैनेजमेंट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी करवा रही है, 100% प्लेसमेंट है जहां ये कोर्स चल रहा है। अभी जो पहला बैच वहां से पास आउट हुआ उसका 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि आने वाले समय में ये मंदिरों का देश है, धर्मस्थलियों का देश है, तो ऐसे लोग चाहिए जो जो बड़े मंदिर है क्राउड वाले, उनको मैनेज कर पाए। खैर, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था आपको। ऐसे ही वर्तमान समय में भी मुझे बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले, उसमें से एक तो मेरे भी मेंटोर हैं, आप लोग भी कभी टेलीविजन पे उनको देखते होंगे, मेजर जनरल पीके सहगल। अक्सर उनसे मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि राजीव, जितना जॉब हमारे पास अभी है इंडिया में, इंडिया के बाहर तो डिमांड है इंडियन यूथ का, उस हिसाब से जॉब लेने वाले लोग नहीं है, आधे भी नहीं है। ये सुन के कई बार आश्चर्य लगता है, हमें भी लगता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता सर, बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है, हर दिन आप देखेंगे कोई ना कोई पार्टी इस विषय पे धरना प्रदर्शन करती रहती है, रोजगार दो रोजगार दो। जब आप अपना सीवी तैयार कर रहे हो और जब आप कहीं उस सीवी को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके कोई जानने वाले दे रहे हैं, आप ईमानदारी से सोचिए कि जो जॉब आप लेने जा रहे हैं उसके साथ यदि आप जस्टिस करेंगे, 100% आपको जॉब मिलेगा। एक जॉब नहीं, 5-5 ऑप्शन मिलता है। ये मैं अपने साथ भी देखा और हमारी टीम में बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं, उनको देखता हूं कि एक जॉब वो खोजने के लिए या कह लीजिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको 4 जगह से और ऑप्शन रहता है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक बता रहा हूं, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का रिसर्च विंग है जिसमें डायरेक्ट एंट्री होती है। मतलब आप में से भी कोई जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके जानकारी के लिए बता रहा हूं, पार्लियामेंट है, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, जैसे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है भारत सरकार की। इसमें हर साल 10 से 20 यूथ रिसर्च के लिए लिए जाते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपके लिए जिनको इंटरेस्ट हो कि मुझे यूपीएससी तो जब क्रैक करेंगे तब करेंगे, या कोई एग्जाम ना भी निकले लेकिन आपका मन हो कि 1 साल के लिए मुझे भारत सरकार के किसी मंत्रालय में जाके काम करना है, उसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं कि भारत सरकार के उन मंत्रालयों का पीएसयू बहुत सारा, हर साल उस मंत्रालय से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 10 यूथ को वो अलग अलग अपने विंग में लेते हैं। कहीं रिसर्च स्कॉलर की तरह लेते हैं, कई जगह वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एलएलबी फ्रेशर्स को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेता है। और मेरी जूनियर जानने वाली एक लड़की है, उसको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में 3 साल पहले वो गई। और आप सबने अभी सुना होगा एक बहुत चर्चित बिल जो आने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की ड्राफ्टिंग कमिटी में वो थी इन्वॉल्व, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको चेयर कर रहे थे। तो आप सोचिए, एक फ्रेशर स्टूडेंट जो कैंपस से निकली थी, 1 साल में मंत्रालय काम की और उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जिस कमिटी में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे सीनियर लॉयर्स और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के लोग भी थे। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है यदि आप अवेयर हैं तो। लेकिन इन सारी चीजों की जानकारी कई बार क्या होता है कि मंत्रालय भी इस चीज की जानकारी किसी एक न्यूज़पेपर में या किसी एक वेबसाइट पे मान लीजिए डाला, नहीं भी डाला, कई बार सिर्फ सर्कुलर लगा देते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं होता है उसको वाइडली सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट करे मंत्रालय, तो आप तक बात नहीं पहुंचती है। तो इस बात के निचोड़ में मैं कहूं आपको कि जानकारी का जो अभाव है वो हम लोगों को बहुत नुकसान करता है। कई बार ये असली अपॉर्चुनिटी हमारी जो खत्म होती है वो जानकारी के अभाव में होती है।
ये बहुत गहरी बातें जब हो रही है तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ, और आप सब, मतलब कहानी नहीं, रियलिटी है। एक मूवी है जो साउथ इंडियन मूवी है, उसको हिंदी में डब किया गया, अपरिचित। आप में से किसी ने देखी हो यदि तो कोई एक व्यक्ति बस हाँ बोलिएगा, बाकी मैं उस कहानी को कंटिन्यू करता हूं। डॉक्टर राहुल जी, आप हाँ देखे सर। कभी अपरिचित? हाँ सर, जी देखिए। जी देखे जी हैं, बहुत देखा है, बढ़िया। देखा हाँ, है वैसे। जी बिल्कुल। अपरिचित मूवी में जिन्होंने अभी हाँ बोला था डॉक्टर राहुल जी को छोड़ करके, जिनका डायनेमिक लिखा हुआ आ रहा है नाम, आप बताइए उस मूवी का कुछ भी याद है कि किस चीज पे बेस्ड है वो मूवी? सर वो मूवी मतलब वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बेस्ड है। बहुत बढ़िया। और कोई बता सकते हैं? संध्या जी, आप हैंड रेज कर रही हैं, आप बता सकती हैं? संध्या नाम आ रहा है एक। और कोई बता सकते हैं? कोई भी बता दीजिए। सर यस वर्षा, प्लीज बताइए। वो मेन डिपेंड है सर कि करप्शन। जो गवर्नमेंट मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करे, और जहाँ प्रॉपरली गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं कर रही है तो वो उस चीज को ठीक करता है ना, वही उसका डिसऑर्डर है। कहाँ की रहने वाली हैं संध्या आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। अभी आप बिलासपुर से जुड़ी है ना? हाँ जी। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से जुड़ के, मैं भविष्य में भी जुड़ना चाहूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी वर्षा भी कुछ बोल रही थी, आप भी बोलिए प्लीज। वर्षा कुछ बोल रही थी। पुतुल हैंड रेज कर रही हैं, बोलना चाहेंगे कुछ? क्या इस मूवी से, अपरिचित मूवी से क्या समझ में आता है आपको? चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ, हम लोग के पास समय कम है तो। सर इट वाज अगेंस्ट यस इनजस्टिस। यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए, बोलिए बोलिए। और सर ये इनजस्टिस के खिलाफ मूवी है। जी। सर मुझे बहुत एग्जैक्टली अब तो याद नहीं, बहुत दिन हो गया। हाँ बट देखा, बहुत पुरानी मूवी है एक्चुअली, तो हम लोग बहुत रिसेंटली तो नहीं देखे होंगे सब लोग। यस पुतुल जी कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। कहाँ से बिहार में? बिहार कटिहार से। अरे वाह, तो कटिहार से अभी आप जुड़ी हैं या दिल्ली से हैं? यस सर। थैंक यू पुतुल जी। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग भी इस एग्जाम्पल को अपने पास रखिए, कहीं बातचीत करने के लिए भी, और बातचीत तो छोड़िए, अपने लिए इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली यूज करके देखिए। एक्चुअली ये बहुत अच्छी मूवी है, और ये मूवी बनाई गई एक हमारे यहाँ कर्मकांड का पुस्तक है। और वैसे तो वो पुराण है, जो 18 पुराण है हिंदू धर्म में, उसमें से एक पुराण है, उसका नाम है गरुड़ पुराण। आप में से कई लोगों ने सुना होगा। गरुड़ पुराण का एक चैप्टर है। अंकित जी बोल रहे हैं कुछ, सुना है आपने गरुड़ पुराण के बारे में? जी सर, हमारे यहाँ पढ़ते हैं और मैं भी पंडिताई करता हूँ, तो हाँ, मुझे भी ऑफर आता रहता है उसे पढ़ने के लिए। तो कब पढ़ते हैं गरुड़ पुराण? जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बाद। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक कह रहे हैं। नीला जी, आप कुछ बता रही हैं, बताइए। हाँ वही बता रहे थे सर, जब मृत्यु हाँ, हो जाता है उसके बाद 9 दिन। तो ये थोड़ा सा खैर पुराण में हर एक कर्म के लिए प्रॉपर पनिशमेंट्स हैं, और वो प्रॉपर पनिशमेंट दी जाती है शायद, ऐसा है हाँ, अब कुछ। आप संध्या जी नजदीक पहुंच गई हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो है सर क्या, मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा था, इसको समझिएगा आप लोग। मैं उस मूवी को जब पहली बार देखा, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रहा, दूसरी बार किसी कारण से देखने का, कह लीजिए कहीं लगा हुआ था, फिर मौका मिला तो चीजें समझ में आई, संस्कृत का थोड़ा बहुत नॉलेज होने के कारण। एक्चुअली वो मूवी बनाई गई है गरुड़ पुराण में, एक चैप्टर है उसका नाम है प्रेत खंड। प्रेत खंड पढ़ा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, 9 दिनों तक उसको पढ़ा जाता है। प्रेत खंड जो है, उसको हमारे यहाँ समाज में इतना डर फैला दिया गया कि ये तो सामान्य दिनों में पढ़ना नहीं है, और बिल्कुल वो उन्हीं दिनों में पढ़ा जाता है, और लोग हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं कि हे भगवान बस ये समय खत्म हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, आप देखे होंगे उस मूवी के हर सीन से पहले, मतलब जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर घटना है, उस सीन से पहले एक श्लोक आता है ऐसा, और फिर उसके बाद वो सीन शुरू होता है। तो प्रेत खंड का इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, और फिर वो सीन बताते हैं।
उसमें किसी को कढ़ाई में कोई भून रहा है, जैसा कि उस कथा में है ही कि जिसने इस जन्म में गलती की होगी, चोरी करने का उसको ऐसा सजा मिलेगा, किसी ने इस जन्म में यदि किसी को दुख पहुंचाया होगा तो ऐसा सजा मिलेगा। तो उस मूवी का अंतिम निचोड़ बता रहा हूं आपको। वो मूवी बनाई गई है इसलिए कि व्यक्ति अनजाने में गलती करता है। आप भी अपने जीवन में देखेंगे कि आप जानकारी के अभाव में अक्सर गलती करते हैं। जानबूझ करके कुछ गलती जो आप करते हैं वो तो अक्षम्य होता है, जो आपको पता है कि ये गलती है फिर भी आप किए जा रहे हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में गलती करते हैं। उस मूवी में यही बताया गया है कि जानकारी के अभाव में वो व्यक्ति वैसा किया और वैसा दंड उसको मिल रहा है। तो इस तरह का पुराण लिखा इसलिए गया था ऋषियों के द्वारा कि आप अवेयर रहें कि इस तरह का जो पाप है वो करने की सजा ये होती है। अब वो इहलोक परलोक उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, वो दर्शन का विषय है और अध्यात्म का और कर्मकांड का विषय है। लेकिन आप सोचिए हमारे जीवन में क्या होता है, जो मैं उदाहरण दे रहा था थोड़ी देर पहले कि बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी जो कुछ जॉब है उसकी जानकारी ही नहीं है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब इस परिभाषा को देखेंगे, ध्यान से इस परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ा पाप है जानकारी का अभाव। जैसे किसी एक विद्यार्थी को आज के इस मीटिंग का लिंक गया होगा, लेकिन यदि उसको लिंक क्या होता है, जैसे 10 साल पहले मोबाइल नहीं था तो किसी को नहीं पता होता कि गूगल लिंक क्या है। ऐसे ही उसको लिंक नहीं पता होने के कारण आज की ये बातें वो नहीं सुन पा रहा है, और इन्हीं बातों में से उसके लाइफ का कोई रास्ता निकलने वाला था, वो मिस कर गया। तो जिंदगी में कब किस मोड़ पे किस चीज से आपके लाइफ में टर्निंग आती है ये आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता है। ऐसे में अवेयर रहना चाहिए। अवेयर रहेंगे कैसे? अवेयर रहेंगे, अवेयरनेस, जानकारी जब आएगी तब, इंफॉर्मेशन से अवेयरनेस आती है। तो आप में से सब लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप नेट का तैयारी पैरेलल कर रहे हो, आपका यदि ग्रेजुएशन सिर्फ कंप्लीट हो गया है, तो आप सरकार के बहुत सारे पीएसयू के, बहुत सारी एजेंसीज के साथ, बहुत सारे बड़े एनजीओज के साथ, जिसका कैपेसिटी अपने आप में स्टेट गवर्नमेंट के बराबर है, उनको अच्छे रिसर्च स्कॉलर चाहिए होते हैं, उनको अच्छे लैंग्वेज के लोग चाहिए होते हैं। उनके साथ जुड़ के आप अपने कैरियर को वहां से शुरू कर सकते हैं। आपकी परमानेंट जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिली यदि, तो आप एक जगह पे, ऐसे जगह पे हैं जहां आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मान लीजिए किसी ऐसे ऑफिस में आप हैं जहां 5 आईएएस ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 1 सेक्रेटरी हैं, और आपको कोऑर्डिनेशन दिया गया है किसी प्रोजेक्ट का, आपको रिपोर्टिंग करनी है उनको। या किसी डीएम लेवल पे भी आप हैं, तो डीएम है, एडीएम है, आप वीकली 2-4 मीटिंग हो रही है, तो उस लेवल पे सोचने का मौका मिलता है, उस लेवल पे पहुंचने का मौका मिलता है। तो कैरियर की बात जब भी दिमाग में आए पढ़ाई करते वक्त, उस समय आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ट्रेडिशनल तरीका है कि हमने पोल साइंस से नेट किया है तो पोल साइंस के हम टीचर बन सकते हैं, या हमने ये पढ़ाई कर ली इसलिए सिर्फ ये जॉब हो सकता है, ऐसा नहीं है। अभी भी आश्चर्य लगेगा जान के, और जो हमारे साथ संस्कृत के भी विद्वान थे उनको तो जानकारी होगी, सिर्फ जर्मनी भारत से हर साल लगभग 100 के आसपास संस्कृत का टीचर मांगता है। शर्त उसमें ये रहती है कि उस टीचर को संस्कृत जितनी अच्छी आनी चाहिए उतनी अच्छी इंग्लिश भी आनी चाहिए, और लगभग उतनी ही अच्छी जर्मन भी आनी चाहिए। अब गलती क्या होती है जो मैं बताना चाह रहा था, जानकारी का अभाव, जो शब्द मैंने बोला, जानकारी का अभाव यहां आता है कि आपको संस्कृत तो आती है, इंग्लिश भी आती है, किसी ने आपको ग्रेजुएशन में ये नहीं बताया कि जर्मन सीख लो, तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही या पीजी खत्म होते ही आपके ही जर्मनी में जॉब सुरक्षित है। ये बहुत छोटी सी जानकारी हमारे पूरे कैरियर में एक बहुत बड़ा गैप लेके एंड मोमेंट पे हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा गैप है, इसको अभी तुरंत फुलफिल नहीं कर सकते, और उस चक्कर में हम 3 साल फिर से
उस लैंग्वेज की तैयारी करते हैं, यदि मान लीजिए इंटरेस्ट जग गया तो, और नहीं तो मजबूरी में देखिए भारत है, आप में से अधिकांश, मुझे डॉक्टर राहुल जी भी बता रहे थे, लड़कियां हैं, तो मजबूरी होती है ऐसी कि परिवार ने कहा शादी कर लिया। लड़के भी हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं, कोई सब घर का सबसे बड़ा बेटा है तो उस नाते शादी करनी है, कोई सबसे छोटा बेटा है तो कुछ और जिम्मेदारी है, हम फंस जाते हैं इसमें। इसीलिए जब हम पढ़ाई कर रहे हो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस समय बहुत बारीकी से ये जानकारी इकट्ठा करिए कि हमारे सब्जेक्ट में एडिशनल अपॉर्चुनिटी क्या है। जो सामान्य रूप से रोजगार है इस फील्ड का वो तो है ही, बाकी क्या क्या हो सकता है, बाकी हम क्या क्या पा सकते हैं। ये एक कैरियर को लेके मेरी जो समझ है, मेरा जो अप्रोच है वो मैंने आपको बताया। अब मेरा अप्रोच ये है, मैंने खुद इंट्रोडक्शन दिया आपको कि मैं डिफेंस स्टडीज में अभी पीएचडी सबमिट करने जा रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से आपको बताऊं, मुझे कोई यदि कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर मान लीजिए आ जाए, भगवान न करे, कोई टास्क ही ऐसा मिल जाए कि कहा जाए नहीं आपको फार्मिंग करनी है, तो ना तो मेरा पोल साइंस काम आया, ना तो मेरा मास कॉम काम आया, ना डिफेंस स्टडीज काम आया। फिर भी उस चौथे ऑप्शन के लिए मैं मेंटली अवेयर हूं कुछ चीजों से। डे टू डे लाइफ में जब भी मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के बारे में नई जानकारी है तो मैं ले लेता हूं। आप में से एग्रीकल्चर का कोई यदि होगा तो मैं अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर को लेके, वो कम से कम 5-10 बातें जरूर उसको शेयर करूंगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो आपकी रुचि है अलग अलग विषयों में घुसने की, जानने की, ये बहुत काम आता है और यही वास्तव में कैरियर है। कैरियर की परिभाषा सिर्फ हम जिस सब्जेक्ट से डिग्री लिए हैं वो नहीं है। कैरियर वाले विषय पे मैं अपनी बात को यहां रखता हूं। 5 मिनट, मतलब इस बात को यहीं रोकता हूं, 5 मिनट, क्योंकि डॉक्टर राहुल जी ने कहा था संविधान की बात, और संविधान से जुड़ी हुई जो आपकी क्वेरी होगी उस पर फिर करेंगे बातचीत। लास्ट में 5 मिनट आप लोगों के लिए भी मैं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत रात हुई है, कितने बजे तक आप लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं वो पता नहीं, लेकिन बहुत, मतलब 10:30 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। संविधान, भारत के संविधान के बारे में जो किताबी चीजें हैं, किताबी चीजें का मतलब जो फॉर्मली आप पढ़ते हैं, मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। वो इतिहास आपको पता है, वो कैसे बना और क्या क्या चीजें हैं वो सब आपको पता है। मैं बहुत रोचक 2-4 चीजें आपको बताता हूँ और ये हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। आप में से भी जिन लोगों को जानकारी हो वो बताइएगा और मैं उसको कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने अक्सर, सब लोगों ने ही टीवी पे गणतंत्र दिवस का परेड देखा होगा, रिपब्लिक डे परेड, जो अब कर्तव्य पथ हो गया, पहले राजपथ होता था। आप गणतंत्र दिवस के परेड में देखते होंगे कि मिनट टू मिनट भी नहीं, सेकंड टू सेकंड का कैलकुलेशन होता है कि किस सेकंड पे कौन सी गाड़ी कहां रुकेगी, कौन रिसीव करेगा, कौन से सेकंड पे कौन सा दस्ता गुजरेगा, और ठीक उसी के ऊपर से उस समय हेलीकॉप्टर पास करेगा, और फिर पीछे से कुछ कैमल का कोई ग्रुप आ रहा है, कोई हॉर्स का ग्रुप आ रहा है। ये मतलब संविधान की बात मैं कर रहा हूं, एग्जाम्पल किसी और पर्पज से दे रहा हूं। आप में से कोई 1-2 व्यक्ति मुझे बताइए कि ये सारी चीजें जो आप टीवी पे देख रहे होते हैं 26 जनवरी को या इस तरह के किसी और कार्यक्रम में, ये कहां से तय होता है, ये कौन इसको तय करता है? इसकी जानकारी आप में से किसी को है तो जरा हमें कोई व्यक्ति बताइए प्लीज। सर, संविधान में वर्णित है कि इनका ऐसा रिस्पेक्ट करना है, या फिर ये इनको सलामी देगी, ये फलानी फलानी जो नेवी है या जो भी है, इसलिए। जी अंकित जी, और कोई? मेरे स्क्रीन पे, क्योंकि मैं मोबाइल से लॉगिन हुआ हूँ, रोशनी जी दिख रही हैं, संध्या जी दिख रही हैं, हेमा जी दिख रही हैं और सुशीला जी दिख रही हैं, पुतुल जी भी दिख रही हैं। आप में से कोई बता पाएंगे बस एक लाइन के लिए? क्या क्वेश्चन था? जी प्लीज बताइए, क्या कह रहे थे आप?
चलिए खैर मैं अपनी बात रखता हूं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि इतना बड़ा आयोजन, इतना सिस्टमेटिक जब आप देखते हैं तो इसके पीछे कई बार 50 से अधिक एजेंसियां काम करती हैं और इन सभी एजेंसियों को ऊपर से भी कई मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है और उन मिनिस्ट्री को फिर ओवरऑल रिपब्लिक डे परेड का एक इंचार्ज जो रक्षा मंत्रालय तय करता है, क्योंकि वो इवेंट जो है वो रक्षा मंत्रालय का है, वो फिर ओवरऑल मतलब वो हेड करता है उसको। लेकिन एजेंसीज बहुत सारी कैसे है, दिल्ली पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, पैरामिलिट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है जो वहाँ अरेंजमेंट हो रही है चीजों की, डिफेंस मिनिस्ट्री तो ओवरऑल मैंने बताया है ही, एक यूनिट राष्ट्रपति भवन है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एमईए है क्योंकि जो उस समय बाहर के गेस्ट आते हैं उनका कोऑर्डिनेशन देख रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है क्योंकि पीएम का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब मैंने बताया आपको 50 से अधिक एजेंसियां उस 2-3 घंटे के कार्यक्रम के लिए 3 महीने पहले से कोऑर्डिनेशन करती है। और ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन जो होती है वो ऐसा नहीं है कि मीटिंग हुई और पेपर पे लिखा और कार्यक्रम हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ब्लू बुक है, आप कभी सर्च करेंगे तो उसके बारे में पढ़ पाएंगे। ब्लू बुक काइंड ऑफ रूल बुक है, उसमें एकदम बहुत बारीक छोटी से छोटी चीज मेंशन है कि उस जो सलामी मंच बोलते हैं, सलामी मंच के सामने सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख आएंगे, वो खड़े होंगे, फिर रक्षा राज्य मंत्री आएंगे, रक्षा राज्य मंत्री को वो तीनों सेनाओं के प्रमुख सलामी देते हैं। अब रक्षा राज्य मंत्री प्लस तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और अब तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है तो 4 हो जाते हैं, वो खड़े रहते हैं। फिर रक्षा मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री के आ जाने के बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति के आ जाने के बाद राष्ट्रपति जी का पूरा दस्ता और जो उस दिन चीफ गेस्ट होते हैं वो एक गाड़ी में चढ़ के आते हैं। उसमें भी बारीकी है, यदि राष्ट्रपति मेल है और उनकी पत्नी है यानी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया है तो वो राष्ट्रपति से ठीक पहले आएंगी। मैं ये बात इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि जब हम भारत के संविधान को समझते हैं तो संविधान के अंदर जो कानून है और उस कानून के दायरे में जो छोटे छोटे नियम है उससे ये देश चलता है। और इतना व्यापक है, इतना सुंदर है, इतना विस्तारित है, कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप कह सकते हैं समझने की बात है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बाल हैं किसी के तो कोई कह सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कहता हूं कि वो ब्यूटी है, आप में से भी बहुत सारे लोग यही मान के चलते हैं कि नहीं वो नेचुरल ब्यूटी है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे देश के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब सिंपली वो 5 चैप्टर का है, कहीं तो 20 पेज का है, आप सबने पढ़ा होगा, कहीं 10 पेज का है और उसी को घुमा फिरा करके वो सारी चीजें कर लेते हैं। हमारी सुंदरता ऐसी है इस संविधान की कि लगभग आप कह लीजिए कि इसमें सब कुछ समाहित है, सबके लिए स्थान है और उस कारण से ही आपको बता रहा हूं कि भारत की पिछले खास करके 10 वर्षों 12 वर्षों में पूरी दुनिया में ऐसी रिस्पेक्ट हुई है, उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आप सबको। एक कैरेबियन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो छोटे छोटे कंट्री हैं मैप पे आप देखेंगे, उसमें से एक कंट्री है सेंट विंसेंट। तो 2022 के लगभग इसी महीने में मैं राष्ट्रपति जी के साथ सेंट विंसेंट की यात्रा पे था और उस यात्रा वो कंट्री जो है वो टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री की 1 लाख है सिर्फ और 32 द्वीपों में वो पूरी कंट्री बटी हुई है, 32 जगह है वो पूरा देश। हम जहां लैंड किए वो सबसे बड़ा द्वीप है, वही उसकी राजधानी है। उसके प्रधानमंत्री लगभग सभी फैमिली हेड को, मतलब घर का जो मुखिया है सबको बाय नेम जानता है भी 20-25 साल से।
किसकी बेटी का शादी हुआ, किसके बेटा का नहीं हुआ, कौन पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, लगभग सब जानकारी में। इतना छोटा सा देश भारत के साथ जो रिश्ता है और भारत के साथ जो संबंध है उसको जान के आप चौंकेंगे। कोविड के समय में जब भारत दुनिया के अलग अलग देशों को यहाँ से सहायता भेज रहा था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस देश के लिए भी फर्स्ट लॉट में ही वैक्सीन भेजा। तो हम लोग जब गए तो प्रधानमंत्री जो वहां के हैं, उन्होंने जो सिविक रिसेप्शन होता है पब्लिक के बीच में, भारत के राष्ट्रपति के सामने कहा कि हमारे देश के लोगों के खून में भारत की दवाई है, भारत का जान है, प्राण है, इसलिए हम सब बच पाए। और वो इसलिए संभव हुआ कि हमारे जितने भी एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर का, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन, दवाइयां, वो सब टाइमली भारत ने भेजा। और उस कारण से क्या है, आज वो देश यूनाइटेड नेशन हो या कहीं भी बात रखना हो, छोटा सा देश है लेकिन पूरी मजबूती से भारत के साथ खड़ा होता है। तो इस संविधान के कारण, इस संविधान के जो मौलिक चीजें हैं, मूल्य है भारत का, जिसके आधार पे हमने संविधान में अलग अलग देशों से चीजें ली और अपने जो अलग अलग उस समय के रियासतें थी उससे भी ली, वो मूल्य हमें दूसरों की सहायता करना सिखाता है। वो मूल्य ही हमें अहिंसा सिखाता है, दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना है। ये सारी सिद्धांत आपने फॉरेन पॉलिसी में और फॉरेन पॉलिसी के जो हमारे एथिक्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा। ये सब संविधान के कारण संभव है। हमारा व्यक्तिगत जीवन जिस स्तर तक आया है अभी, और जहां तक हम सोच पा रहे हैं, 2047 के विकसित भारत की बात हो रही है, वो हम इसलिए सोच पा रहे हैं कि आज के डेट में जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कोई दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा कर रहा है, वही जो अभी बात हो रही थी बिलासपुर से जो सुन रही थी हमारी बहन, वो भी कर रही है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी है। सब जैसा भी है उसको अवसर की समानता तो जरूर मिली हुई है, यदि उसमें खुद की ईमानदारी हो और खुद ना भटके तो। भारत के संविधान की जितनी व्यापकता है उतना ही वो सबको समेट के लेके चलता है। ये सारी बातें संविधान के सामान्य किताब को पढ़ते हुए तो नहीं समझ में आती है, लेकिन जब देश से बाहर आप जाते हैं या देश में अलग अलग जगह जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये तो हमारे ही देश में है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे थे। मैं नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय तक रहा हूं, इसलिए बात बता रहा हूं। हो सकता है कोई नॉर्थ ईस्ट के इसमें जुड़े भी हों आज के इस सेशन में। तो शुरुआती दौर में लगभग हमारे दिमाग में था कि हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं और वहां बहुत दिक्कत होगी, ये होगा। अब मैं असमिया जानता हूँ, नगमीज जानता हूँ, अब आज भी एक बिहू का कार्यक्रम था वो अटेंड करके अभी आया हूं मैं। तो आप भाषाई आधार पर, संविधान भी यही कहता है, जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तब तक आप भारत को नहीं समझ सकते। आप रिलीजियस मैटर में भी जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होंगे समझने को, तब तक विद्वेष बना रहेगा। खान पान, आचार व्यवहार, ये सारी चीजें, भारत का संविधान तो कम से कम ये कहता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप अपने दायरा में रह के इन चीजों को जब समझेंगे तो पूरा भारत एक लगता है। ये भारत के संविधान का अंतिम उद्देश्य भी है। और उसी के कारण पिछले 75 सालों में दुनिया की कई कंट्री जो भारत के साथ आजाद हुई, उसकी स्थिति खराब है, हमारे आसपास के ही कंट्रीज का खराब है, लेकिन हम लोग विकास के पथ पे हैं, अच्छी लीडरशिप आ रही है। आने वाले समय में और भी अच्छी लीडरशिप आपको देखने को मिलेगी, अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, दुनिया भर से भारत से टीचर का डिमांड है। मैं लास्ट ईयर मिडिल ईस्ट था, दुबई में, अबू धाबी में, सारे जगह 2-3 प्रोफेशन जो कह रहा हूं आपको डिमांड है सबसे ज्यादा दुनिया में भारत से, वो टीचर का है कि टीचर भारत का चाहिए, आईटी सेक्टर का आदमी भारत का चाहिए, इंजीनियर, और मेडिकल जो अल्टरनेट मेडिसिन है और एलोपैथ भी, मेडिकल फील्ड में भी भारत का चाहिए, नर्स हो या डॉक्टर हो, वो इंडिया से चाहिए। इतना बड़ा विश्वास जो पैदा हुआ है लोगों में, इसलिए अपार संभावनाएं अभी सामने हैं। डॉक्टर राहुल जी ने जो ये
सुंदर आयोजन किया है। तुरंत में तो सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन मैं उनके ही माध्यम से निवेदन कर रहा हूं आप सबसे कि आप सब में से भी किसी को ये लगे यदि कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए या मैं कैरियर में यहाँ कंफ्यूज हूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे कनेक्ट करिएगा। मोबाइल पे पॉसिबल ना हो, सोशल मीडिया पे सब मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया पे राजीव पाठक के नाम से हूँ, यहाँ तो कनेक्ट करते वक्त शायद मोबाइल दूसरा था तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो बहुत व्यापक विषय है ये, बहुत रुचिकर विषय है। आप सब में से सभी लोगों को एक निवेदन करूंगा, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी आज के इस सेशन की, कि आप कैरियर को लेके अपनी धारणा फिक्स मत रखिए। यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, या यही 2 ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। कैरियर को लेके आपके ही सब्जेक्ट में 10 ऑप्शन है, 10 से ज्यादा ऑप्शन है। आपको सिर्फ कनेक्ट होना है, सही जानकारी चाहिए आपको। और इस सब के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सेशन खत्म करने से पहले वो बात यह है कि जब तक आप कैरियर की तलाश में कैरियर पा भी लेते हैं, आपको लगता है आपके ही परिभाषा में कि हम सक्सेस हो भी गए, तब तक या तो आपका आंख खराब हो चुका होता है, या आपका स्टमक खराब हो चुका होता है, या आप कह लीजिए आपकी हैप्पीनेस खत्म हो चुकी होती है। तो प्लीज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सामान्य परिवार से, बहुत एक किसान का बेटा होकर पढ़ाई शुरू किया, कुछ नहीं जानता था, तो भी जहां पहुंचाना होता है ईश्वर को वहां पहुंचाते हैं। तो एक तो ईश्वर में आस्था रखिए। मैं पूजा पाठ की बात नहीं कह रहा हूं, वो मन हो करिए नहीं करिए, मैं आस्था की बात कह रहा हूं कि नहीं, कोई जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल देने वाला कोई है, वो बहुत जरूरी है। और वो इतना जरूरी है कि आप डेली कम से कम उस बारे में एक बार तो सोच ही लीजिए कि हमारी मेहनत ईमानदारी से चल रही है, बाकी चीज उनके ऊपर छोड़िए। दूसरी बात, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि एम्स जैसा ऑर्गेनाइजेशन अब रिसर्च कर रहा है, हमारे जो इस एज ग्रुप के लोग जो आप जुड़े हुए हैं, मतलब जो अभी कह लीजिए एकदम जॉब में आने वाले हैं, जिनकी पढ़ाई अब ग्रेजुएशन और उसके ऊपर है, इसमें से अधिकांश लोगों के हेल्थ को मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है। और मोबाइल डिस्टर्ब ऐसा कर रहा है कि आपको अभी तो नहीं पता है, कई बार तो बहुत लेट होने पे कुछ लोगों को अब पता चल रहा है कि हाथ में या ये फिंगर्स में सेंसेशन कम हो रहा है बहुत लंबे समय में, या कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है। तो पैरामीटर है नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं। भूख कम हो रही है, नींद कम हो रही है, हैप्पीनेस खत्म हो रही है, जो रिलेशंस की बाउंडिंग थी वो कमजोर पड़ रही है। तो कोशिश ये करिए कि आने वाले समय में पढ़ाई को लेके यदि कोई संकल्प करना हो, उसमें मैं 4 घंटा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या मुझे रात को भी जग के पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल का मौन व्रत लीजिए। जैसे पहले लोग अपना मौन व्रत लेते थे, वैसे ही आप संकल्प ये लीजिए कि मोबाइल हम 3 घंटे कम से कम जगे हुए में 4 घंटे नहीं छुएंगे। जैसे ही आप मोबाइल 4 घंटे नहीं छुएंगे, वैसे ही वो 4 घंटा आपके कैरियर के लिए आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा होने वाला है। ये कम से कम मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। नहीं तो टाइम बीतता है, टाइम बीत जाने के बाद फिर आप हेल्थ खराब हो चुका होगा, तब तक टाइम गुजर चुका होगा, फिर बहुत तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है और उसमें फैमिली बिखरता है, आप बिखरते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो प्लीज, ये मैं रिक्वेस्ट इसलिए किया कि ये बहुत गंभीर समस्या है, ये बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया जा सकता है। 1-2 चीजें नहीं, ओवरऑल पूरा ह्यूमन लाइफ एक मोबाइल खराब कर रहा है। तो आप सब पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छे मतलब सिलेबस से अलग अच्छी किताबें जरूर पढ़िए। अच्छी किताबें अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, भले ही 5 लाइन पढ़िए, पढ़ के छोड़ दीजिए। जब मोबाइल देखना भी हो तो हंसी मजाक की चीज देख लिया करिए, कपिल शर्मा शो जैसा। वैसे बहुत फुहर चीजें रहती है कई बार उसमें, लेकिन फिर भी, लेकिन अपना टाइम, बहुत कीमती समय इस पे इसलिए नहीं गंवाना है क्योंकि 2047 में
यदि विकसित भारत बनाने का संकल्प भारत सरकार ले रही है, प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, तो उनका काम नहीं है, वो खुद बार बार कह रहे हैं कि 2047 में तो मैं नहीं रहूंगा कम से कम। आप में से, हम में से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये गारंटी लिखिए, हम में से कोई ना कोई व्यक्ति उस समय किसी एक सेक्टर को लीड कर रहा होगा। तो लीड करते समय लीडरशिप आपकी बची होनी चाहिए। और इंग्लिश में तो लीडरशिप वर्ड है, जो संस्कृत के विद्वान है वो बताएंगे। हिंदी में जो संस्कृत में इसके लिए शब्द है वो है नेता। और नेता किसको बोला गया? नेता बोला गया साक्षात विष्णु को। विष्णु के सहस्त्र नाम में से एक नाम है नेता। अब तो गाली हो गया, किसी को भी बोल देते हैं। और नेता मतलब जो नेतृत्व कर सके। और विष्णु के बारे में मंगलाचरण में ही उनके कह लीजिए स्तुति में शब्द आता है, सहस्रीरसा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, जिनकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 पैर। एक व्यक्ति का 1000 आंख और पैर नहीं है, यानी इतना सोचने वाला, इतना काम कर लेने वाला, इतना मजबूत, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। हम सब में से सबको वैसा ही बनना चाहिए, क्योंकि हम सबको नेता बनना है, अलग अलग फील्ड का बनना है। शिक्षा के क्षेत्र का, कोई साहित्य के क्षेत्र का, कोई कला के क्षेत्र का, कोई राजनीति का, कोई सामाजिक विज्ञान का, कोई सोशल वर्क का। तो जब आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आपको अपने आप को अभी से उस लायक डेवलप करना होगा। यही एकमात्र मंत्र है। नहीं तो आप यदि उसमें कंजूसी करेंगे तो फिर ऊपर वाले का तराजू बहुत बैलेंस्ड है, वो आपके साथ कंजूसी कर देगा, जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। और बाद में हमें लगता है कि हमने तो ये सोचा था, हुआ नहीं। तो पूरे ईमानदारी से अपने लिए नहीं, देश के लिए, मानवता के लिए अपने शरीर को ठीक रखिए, मन को ठीक रखिए, बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ताकि आप देश की सेवा कर पाए और हम सब मिलकर के आने वाले समय में कुछ नया कर पाए। डिग्री लेना तो बहुत छोटी बात है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेना बहुत छोटी बात है, जॉब मिल जाना भी बहुत छोटी बात है। अभी हो सकता है सुन के अटपटा लग रहा हो आपको, लेकिन मैंने जॉब छोड़ी है अभी मैंने रिजाइन दिया है 2 साल पहले, इसलिए कह रहा हूं आपको। तो बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छी जॉब लिया भी और छोड़ा भी। इसलिए छोड़ा कि अब लगता है कि नहीं, यहीं तक लाइफ नहीं है, अब हमें कहीं और भी जाना है और बड़ा काम करना है। देश में बहुत अभाव है, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे डेली, उसको खत्म करना है, अच्छा काम करना है। इसी अपने मनोभाव के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये बात यहीं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन आप सब में से मैं पुनः आग्रह करता हूं, जिसको भी लगे मुझसे व्यक्तिगत भी कोई सहायता हो पाए, कोई गाइडेंस हो पाए, तो आप सब जुड़िएगा। आप सब में से किसी का यदि कोई सवाल हो तो 2-4-5 मिनट में हम लोग लेंगे, नहीं तो मैं डॉक्टर राहुल जी को निवेदन करता हूं कि आज के इस सेशन का औपचारिकता आप पूरी करें। आप में से किन्हीं का भी कोई प्रश्न हो जी, कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न किन्हीं का हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। किन्हीं के भी मन में अगर कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आपने सारे विषयों को टच किया है, इतने अल्प काल में, इतने कम समय में, भारत के संविधान के बारे में भी आपने बताया, नीति शास्त्र को भी बताया, धर्म शास्त्र को बताया, संस्कृत बताया, एथिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये एक विद्वान ही कर सकता है। और जितनी एक्सपेक्टेशंस हमारी, हम सबकी आपसे थी, उससे 100 गुना ज़्यादा हमें मिला है। ऐसा मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी छात्र हमारे इस सत्र में आए हैं उनका भी यही मत होगा कि आपने बहुत अल्पकाल में भाई साहब बहुत तरह की बातें आपने बताई, बहुत ज्ञान वर्धन किया। और मैं ये चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमारे इस मंच को मिलता रहे, सदैव मिलता रहे, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये जो अभी आपने कक्षा के आरंभ में ये कहा कि किसी कक्षा को सतत चलाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। बट कोरोना काल से ही मैं आपको बताऊं, ये करीब 5 साल हो गया, कोरोना काल से प्रतिदिन ये कक्षा चलती है, कभी 1-2 दिन ना चल पाए बीच में, लेकिन प्रतिदिन चलती है। और करीब मुझे लगता है 500 से ज्यादा विद्यार्थी अभी तक यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, कई लोग पीएचडी कर रहे हैं, कई लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो चुके हैं। और अभी भी ये सत्र हमारा 9:30 बजे हर दिन चलता है।
कितनी भी व्यस्तता रहे, लेकिन ये जो सत्र है मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन चले, और आपके जैसे बड़े भाई अभिभावक मुझे लगता है इस मंच से अगर जुड़ेंगे तो बहुत मजबूत हम होंगे, हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी और मजबूत होंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा भैया आप आए क्लास में। एक और विशेष आग्रह मेरी आपसे है, अगर वो हो पाए, अभी वक्फ बिल को लेकर के जो पार्लियामेंट हम लोग गए थे, तो हमारे कुछ छात्र करीब 15-20 इस क्लास में ऐसे हैं जो दिल्ली से हैं। वैसे तो कलकत्ता से कन्याकुमारी और अहमदाबाद तक हमारे स्टूडेंट करीब करीब हर एक स्टेट से हैं, बट जो दिल्ली की बात करें या दिल्ली के आसपास के, तो करीब 20-25-30 बच्चे दिल्ली से। तो मैंने उनको कहा था कि एक बार पार्लियामेंट विजिट आपको मैं करवाऊंगा, तो आपका अगर सहयोग होगा तो जो हमारे दिल्ली के छात्र हैं, अगर आपका सहयोग हुआ तो एक बार मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट विजिट एक बार एटलीस्ट आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से हो पाए। ये मेरा नहीं, विशेष आप कंजूसी आग्रह है। कंजूसी मत करिए। जो दिल्ली के बाहर के नहीं है वो कहेंगे प्रिविलेज मिल रहा है दिल्ली वालों को। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि दिल्ली वालों को तो बिल्कुल घुमाएंगे। 3 जगह घूमने का मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और मैं तीनों जगह कोऑर्डिनेट करूंगा। तो पार्लियामेंट घुमवाना है सबको, और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, तो तीनों जगह का, क्योंकि तीनों एकदम आसपास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जब भी आप ऐसा बनाएं, और जो लोग दिल्ली के नहीं है वो भी दिल्ली आए, तो उनको भी ऑफर करिए कि वो घूमे, क्योंकि घूमना ही चाहिए। हम कोऑर्डिनेट करेंगे जिनका भी मन हो। आप तो दिल्ली वाले ग्रुप के लिए कह ही रहे, और बाहर के भी जो लोग हैं उनको भी, दिल्ली से बाहर के, वो जब दिल्ली आए विजिट करें, परिवार सहित भी करें, तो उनको आप आमंत्रित करिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग जरूर घुमाएंगे। बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि किसी और सर दिन भी बिहार जुड़े। से दिल्ली आ सकते हैं? हाँ निधि जी बताइए। बिहार से दिल्ली आकर के जो अपॉर्चुनिटी मिला है घूमने का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो आप इस ग्रुप के साथ करना चाहे तो आप कोऑर्डिनेट करिए। मैंने कहा कि इंडिविजुअली भी आप में से कोई बाद में भी आता है, तो आप लोग का क्योंकि ग्रुप बना होगा कोई ना कोई, तो उसमें मैसेज डाल के कोऑर्डिनेट करके, अच्छा रहेगा कि 2-4-5 की संख्या रहे तो ग्रुप में होगा। इंडिविजुअल भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। तो डॉक्टर राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब में से कई लोगों ने कहा कि दोबारा भी जुड़िए या कोई बात रखिए, तो उसमें मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि एक किसी विषय पे हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे। आज मुझे लगता है कि मिक्स टाइप का विषय था, क्योंकि संविधान भी विषय था जो मुझे लिख के भेजा गया था जब, तो और युवाओं को लेकर के भी बोलना था, बल्कि युवाओं के अधिकार पे बोलना था। मैं तो बोला ही नहीं बिल्कुल एक लाइन भी। तो युवाओं का अधिकार सब कुछ है, पूरा पृथ्वी नाप सकता है वो। तो अधिकार जैसी चीज तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कर्तव्य बोध होता है, अधिकार जितना आपने सोचा होगा उससे अधिक आ जाता है हमारे पास। तो हम लोग अपने अपने कर्तव्य बोध की चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अधिकार की तो कोई बात नहीं है। आगे कभी मैं जुड़ूंगा भी, तो मैं अभी से ही राहुल जी को बता के रख रहा हूँ कि मेरे रुचि के 2-4 विषय जो हैं जिसपे मैं शोध कर रहा हूँ, एक तो वो विषय है, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड है, वो आपके लिए कितना यूजफुल होगा पता नहीं, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन भाषा विज्ञान, उसमें भी शब्द विज्ञान मेरा एक विषय है जिसपे मेरी रुचि है। मैं भी विद्वानों के साथ बैठता हूँ और चर्चा करता हूँ, तो उस पे, और 2-4 और विषय हैं उस पे कभी हम लोग चर्चा करेंगे जब समय मिलेगा भविष्य में। तो बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप काफी बिजी आपका शेड्यूल रहता है, क्योंकि क्षेत्र में भी आप काफी बिजी रहते हैं और सामाजिक कार्यों में भी आपका जुड़ाव है, फिर भी आपने समय निकाला। और हमारी जो बात आधे घंटे की हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने कितने जोश से भरे हैं हमारे जो छात्र हैं। करीब 11:15 बज गया, लेकिन अभी भी संख्या 100 के आसपास की है। कुछ लोग, जबकि सारी महिलाएं हैं, बट फिर भी आपको सुनने के लिए सब लोग अभी तक इस क्लास में उपस्थित हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप बोलेंगे तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा समय है। मैं सोच रहा था मन ही मन कि इस समय पे जो जल्दी खाना पीना खाते हैं वो खा के और ज्यादा से ज्यादा रील ही देखते हैं, तो रील का सदुपयोग आप लोग कर रहे हैं। स्क्रीन तो ये है, लेकिन इस स्क्रीन का आप लोगों ने बहुत अच्छा उपयोग रखा हुआ है। मैं तो कहूंगा ये चलाते रहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं भी जानकारी दूंगा इस ग्रुप की। बहुत अच्छा लगा मुझे भी जुड़ के, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और आपका जो आशीर्वाद है, प्यार है, वो हमारे इस मंच के साथ आजीवन बना रहेगा।
बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत